अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर्स ऑफ साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर हेल्थ साइकोलॉजी के चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जो कि हमारा लास्ट डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनिया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा एक सीवियर साइकोलॉजिकल इलनेस है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा डैमेजिंग एक साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। स्किज़ोफ्रेनिया का जो मेंटल डिसऑर्डर है, ये बहुत बुरे तरीके से एक इंडिविजुअल की जिन चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, उसमें नंबर वन पे आ जाती हैं थॉट्स। जो इंडिविजुअल की थॉट है वो एक मडल्ड किस्म की, समझ लें कि एक जैसे जंबल सा बन जाता है कि कोई भी जो सोच है उसका सिरा आपस में उसको नहीं मिलता कि कहाँ से मैंने क्या सोचना है। थिंकिंग जो है वो बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होती है। फिर उसके बाद जो उसका परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अनरियलिस्टिक हो जाता है। उसको बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, या बहुत से ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, या बहुत से ऐसे सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनके स्टिमुलाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं होते। तो परसेप्शन उसका अनरियलिस्टिक हो जाता है। इमोशन जो हैं उनको भी बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करता है। जो उसकी फीलिंग्स हैं वो एक किस्म की समझ लें हॉलो या एम्प्टी सी उसकी फीलिंग्स होती हैं, और उसके साथ साथ इनअप्रोप्रिएट यानी सिचुएशन के मुताबिक नहीं होती। उसको नहीं पता कि किस जगह पे मैंने अगर खुशी का मौका है तो यहाँ पे मैंने हंसना है या खुशी का इजहार करना है, और अगर कोई गमी या उदासी का मौका है तो वहाँ पे मैंने उदासी या गमी का इजहार करना है। तो ये चीज़ जो है उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। स्पीच जो है डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, ना वो उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, ना वो अपनी बात किसी को समझा सकता है, या फिर उसकी जो स्पीच है कभी एक टॉपिक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जंप कर रही होती है, शिफ्ट कर रही होती है। और एक और चीज़ जो बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होती है वो है उसका मोटर बिहेवियर, जो कि बहुत बुरे तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने ये पढ़ा कि ये वो चीज़ें हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में किसी भी इंडिविजुअल में बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसका जो मेन, हम कहें बात मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्किज़ोफ्रेनिया की, कि इंडिविजुअल जो है वो टोटली डिस्पैच फ्रॉम रियलिटी, यानी उसका समझ लें कि कनेक्शन जो है वो हकीकत की दुनिया के साथ बिल्कुल ख़त्म या बहुत थोड़ा सा रह जाता है। तो उसको नहीं पता कि हकीकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और कनेक्शन जो है वो उसका बिल्कुल टूट जाता है, ऑलमोस्ट ब्रोकन। तो यानी रियलिटी और हकीकत की दुनिया से वो दूर जा चुका होता है। इसीलिए इसको इतना कहा जाता है कि ये बहुत डेंजरस और बहुत डैमेजिंग डिसऑर्डर है। स्किज़ोफ्रेनिया का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया दो लोगों ने, उनकी कोलैबोरेटिव एफर्ट से। एक था एमाइल क्रिप्लन और एक था यूगन ब्लूलर। ये आपको उसमें एमसीक्यूज में भी आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो एमाइल क्रिप्लन जो था 1898 में उसने इसको जो टर्म दी, जो उसने इसको नाम दिया, उसने कहा कि ये इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है डिमेंशिया प्रेकॉक्स। ठीक है। और उसके बाद 1980 में जो है वो यूगन प्लूलर ने इसको वो नाम दिया जो आजकल इस्तेमाल किया जाता है, यानी स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो टू ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है, कि जिसमें हम देखते हैं कि एक वर्ड जो है वो स्किजन, टू ग्रीक वर्ड्स हैं। नंबर वन इज स्किजन, जिसका मतलब है टू स्प्लिट, कि किसी भी चीज़ का टूट जाना, स्प्लिट हो जाना, अलग अलग हो जाना। और जो फ्रेन है उसका मतलब है माइंड, यानी स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब है कि स्प्लिटिंग ऑफ माइंड या स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनैलिटी। हम देखते हैं कि जैसे हमने पहले बात की कि जो उसका कनेक्शन है रियलिटी के साथ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे समझ लें कि उसका जो है कनेक्शन स्प्लिट हो रहा है, या उसका माइंड जो है उसके अंदर जो डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ उस तरीके से काम नहीं कर पा रही जिस तरह से एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो उसकी एबिलिटीज़ काम कर रही होती हैं।
अच्छा, और इसके बाद इसकी जो प्रेवलेंस है वो 1% है। नॉर्मली ये फैमिलीज़ में रन करता है, जीन्स के ज़रिए आता है, और जो मेल्स और फीमेल्स यानी मैन एंड जो वुमेन हैं वो दोनों इससे इफ़ेक्ट होते हैं। आमतौर पे इसका ऑनसेट जो है वो अर्ली 20s में होता है, लेकिन सम टाइम ये जो है ना इसका ऑनसेट चाइल्डहुड में भी हो जाता है। कम देखने में आता है, लेकिन चाइल्डहुड में भी इसके चांसेस होते हैं। हाँ, यूजुअली एडल्टहुड में देखने में आता है, अर्ली एडल्टहुड में। अ, एक मिनट, ये हमारा थोड़ा सा हो गया गलत, इसको हम ठीक करते हैं। अर्ली एडोलेसेंस या लेट एडल्टहुड। और मेन में जो इसका ऑनसेट है वो औरतों की निस्बत ज़रा थोड़ा सा जल्दी होता है। विमेन में इसकी जो है वो अ, जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा ऑनसेट का वो थोड़ा सा आगे है। अब हम ये देखते हैं कि DSM-4 के अकॉर्डिंग जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसकी सिम्टम्स क्या हैं। तो उसमें जो सबसे पहले सिम्टम है वो है हेल्यूसिनेशन। ये वो है, जैसे मैंने पहले बताया ना, कि उसका परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो ये हेल्यूसिनेशन जो है ये परसेप्शन से रिलेटेड जो है सिम्टम है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे आ जाता है डिल्यूजन, जो कि हमारे थॉट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद तीसरा सिम्टम है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। तो ये हमने पहले भी बात की कि इसमें स्पीच बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होती है। चौथा है डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर, यानी स्पीच के साथ साथ बिहेवियर के अंदर भी हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या जो एक कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म हो रही है। फिर इसके अलावा कुछ इसके पाँचवें नंबर पे जो आते हैं वो है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स को आगे हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं। एसोशियलिटी है, एपथी है, एवोल्यूशन है। ए जो है वो एक प्रीफिक्स है कि जब वो किसी भी वर्ड के साथ लगता है तो उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। या एन जो है एनहेडोनिया। एनहेडोनिया अगर आपको याद हो तो हमने शिजॉइड फिनिक्स के अंडर भी पढ़ा था कि उसके अंदर एनहेडोनिया की जो सिम्टम है वो पाई जाती है। एनहेडोनिया होता है कि लैक ऑफ हैप्पीनेस, कि आप खुशी नहीं महसूस कर सकते। फिर फ्लैट इफेक्ट, यानी हमने पढ़ा कि इमोशंस जो है वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होते हैं। तो ये वो वाला इफेक्ट है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने में नज़र आते हैं, कि एक है पॉजिटिव सिम्टम्स और एक है नेगेटिव सिम्टम्स। ऊपर भी आपने देखा ना। अब इनको हम कैटेगराइज करके देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स वो हैं जो कि न्यू हैं या इंक्रीज़ हुए हैं एक नॉर्मल बिहेवियर के ऊपर। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अ, जब सिम्टम्स या कोई भी बिहेवियर ऐड हो रहा है एक नॉर्मल बिहेवियर के ऊपर, ऐड हो रहा है या एक्सेस में आ रहा है। एडिशन और एक्सेस जो है वो पॉजिटिव सिम्टम्स कहलाएंगी, जबकि नेगेटिव सिम्टम्स वो हैं कि नॉर्मल बिहेवियर के अंदर अगर कोई डेफिसिट्स आ रहे हैं, कोई रिडक्शन हो रही है, या कोई चीज़ जो है वो नॉर्मल बिहेवियर से एब्सेंट है, तो रिडक्शन और एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स में आएगा। इसको आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव मुस्बत मनफी के अंदाज में नहीं लेनी। पॉजिटिव का मतलब है कि कुछ सिम्टम जो हैं वो ऐड हो गए हैं नॉर्मल बिहेवियर के ऊपर, जो कि नॉर्मल बिहेवियर के अंदर हमें नज़र नहीं आते। नेगेटिव सिम्टम्स वो हैं जो कि है नॉर्मल इंसान के बिहेवियर के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो इसके अंदर माइनस हो गई हैं। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें एबनॉर्मली ऐड हो रही हैं और कुछ चीज़ें एबनॉर्मली रिड्यूस हो रही हैं। तो इस तरह से इनको पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स कहा जाता है। तो अब हम जो है ऊपर हमने जो जितने सिम्टम्स पढ़े उसमें से शुरू के जो हैं वो सारे जो चार हैं वो नेगेटिव हैं, और उसके नीचे जो पांचवा पॉजिटिव है, और ये जो नीचे वाले हैं पांच के अंदर जो आ रहे हैं चार पांच, ये नेगेटिव हैं। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर पेशेंट जो है वो उसके अंदर क्या चीज़ देखने में आती है और वो क्या चीज़ फील करता है और किस चीज़ से वो सफ़र कर रहा होता है।
DSM-4 के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, वो 3 हैं। वो हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, नंबर 2 पे आता है डिल्यूजन, और नंबर 3 पे आता है हेलुसिनेशन। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। अच्छा, डिसऑर्गेनाइज स्पीच में जो पेशेंट जो है वो उसको डिफ़िकल्टी हो रही होती है कि वो किस तरह से अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करे और उनको एक्सप्रेस करे। इन दोनों चीज़ों में, ऑर्गेनाइज करने में भी और उनको एक्सप्रेस करने में भी उसको प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी पेश आ रही होती है। फिर उसके बाद वो क्या है कि वो अपना मीनिंग जो है वो दूसरों को कन्वे करने में नाकाम रहता है। उसको समझ नहीं आती कि ना वो किसी की बात जो है वो समझ सकता है और ना अपनी बात जो है वो समझा सकता है। ठीक है। फिर तीसरी जो इसमें चीज़ देखने में आती है कि वो स्पीच के अंदर, यानी जो वो बातचीत कर रहा है उसके अंदर वो एसोसिएशंस नहीं बना पा रहा। देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं नॉर्मल रूटीन में, जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो हम शुरू से उसको लेके चल रहे हैं, एक चीज़ को दूसरे के साथ जोड़ते हैं, दूसरी को तीसरे के साथ जोड़ते हैं, एक मीनिंगफुल सा हमारा एक स्पीच का कंटेंट बन जाता है कि अगले बंदे को पता होता है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमारी हर चीज़ के अंदर एक रब्त है जिसको हम कहते हैं, और इसी रब्त को हम एसोसिएशन कहते हैं, जिसके बगैर हम नहीं तो हम अपनी बात अगले इंसान को समझा नहीं सकते या दूसरा इंसान हमारी बात समझ नहीं सकता। तो स्किज़ोफ्रेनिया में जो डिसऑर्गेनाइज स्पीच का सिम्टम है उसमें ये जो पेशेंट है वो इस तरह से उसकी गुफ्तगू के अंदर रब्त नहीं होता। फिर वो क्या है, इसके अलावा ये भी देखने में आता है कि वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करते हैं। अभी एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसके बाद जो है उसको भी कंप्लीट भी नहीं किया तो दूसरे टॉपिक पे चले गए, उसको भी कंप्लीट भी नहीं किया तो तीसरे टॉपिक पे चले गए। यानी एक से दूसरे पे, एक को दरमियान में छोड़ा दूसरे पे चले गए, दूसरे को छोड़ा तीसरे पे चले गए। इसी को हम कहते हैं लूज एसोसिएशंस या डीरेलमेंट ऑफ आइडियाज़, कि उसके अंदर इतनी तेज़ तेज़ जो है वो आइडियाज़ उसके दिमाग में आ रहे होते हैं कि वो उनको कैच नहीं कर पाता और उसको फिर उस तरीके से दूसरे लोगों तक कन्वे नहीं कर पाता। इसकी मिसाल आप ऐसे देखें कि जैसे आपने कभी हाथ में रिमोट पकड़ा हो और आप कभी एक चैनल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, फिर 2 मिनट बाद आप दूसरे चैनल पे चले जाते हैं, तीसरे 2 मिनट बाद तीसरे चैनल पे चले जाते हैं। आपने देखा इर्द गिर्द भी लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं टिक जाओ कहीं देख लेने दो कोई एक चीज़। तो इस तरह से उनके जहन में जो है जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं उनके जहन में ऐसे ही आइडियाज़ चेंज हो रहे होते हैं जैसे आप रिमोट कंट्रोल से टीवी के चैनल चेंज करें फ़ौरन फ़ौरन। फिर मिसाल के तौर पे अगर एक वक्त वो किसी खाने वाली चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, फिर एकदम वो क्या करेंगे कि वो कोई गाना गाने लग जाएंगे। उसके बाद फिर क्या है, वो एकदम अपने दोस्तों के बारे में बात करने लग जाएंगे, और ऐसी बातें जो कि आपस में ज़ाहिरी तौर पे आप एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो वाली बातें जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में के अंदर नज़र आती हैं। जो दूसरा पॉजिटिव सिम्टम है वो है डिल्यूजन्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये थॉट से रिलेटेड है। डिल्यूजन से मुराद फॉल्स बिलीफ्स हैं, एक ऐसे फर्म बिलीफ्स जो कि पेशेंट जो है उसके उसने अपने अंदर होल्ड किए होते हैं, उनको पक्का किया होता है। उसकी डेफिनेशन ऐसे करेंगे कि फॉल्स बिलीव्स हेल्ड फर्मली इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, कि जो इंडिविजुअल है उसको कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस भी नज़र आ रही है उस बिलीफ के ख़िलाफ़, लेकिन इसके बावजूद उसने उसको बहुत मजबूती से उसके साथ स्टिक किया हुआ है, एडहेयर करता है उसके साथ, और बिल्कुल भी इस चीज़ पे तैयार नहीं होता कि उसको रिवाइज़ करे। इवन कि वो देख रहा है कि उसको उससे कॉन्ट्रेरी एविडेंस मिल रही है, कॉन्ट्रेरी फैक्ट्स उसके पास नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उनको रिवाइज़ करने के लिए या उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मोस्ट कॉमन जो डिल्यूजन हमें डीएसएम में मिलते हैं उसमें नंबर 1 है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये इससे मुराद है कि एक जो पेशेंट है या जो इंडिविजुअल है वो ये देख रहा है कि दूसरे लोग जो है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और इसकी जो है वो डिफरेंट किस्म की फॉर्म जो है वो हमें देखने में मिलती हैं। सबसे पहली है थॉट इंसर्शन। यहाँ पे जो पेशेंट है उसको ये लगता है कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है वो उसके जहन में कोई ना कोई अपनी सोचें डाल रहे हैं, यानी उसकी जो सोच है वो उसकी अपनी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सोचें कि जो उसको ये कह रही हैं कि दूसरों को किल कर दो या मार दो या उनको नुकसान पहुंचाओ, तो इस तरह की सोचें उसको लगता है कि मेरे जहन में बाहर से कोई आके डाल रहा है।
तो ये सोचें बड़ी तकलीफ़ें भी होती हैं और बड़ी डेंजरस भी होती हैं, क्योंकि सम टाइम जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं इन डिल्यूजन्स की बेस पे तो दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं और कहते हैं कि हमारे जहन में जो है वो हमें कोई ये हमें किसी ने ये कहा है कि ऐसे करो, तो इसलिए हम ये वाला गलत काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल का उसको एक बिलीफ होता है, सिर्फ सोच नहीं होती, बिलीफ होता है कि उसकी जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उसका जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और ये लोग फिर जब ऐसा सोचते हैं और ऐसे इनके बिलीव्स होते हैं तो फिर वो अपनी थॉट्स की और अपने बिहेवियर्स की जो है वो नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि हमें तो जो है वो बाहर से जो है वो कोई कंट्रोल कर रहा है। तो आपने देखा होगा ना कि कभी आपने ड्रामास में या मूवीज़ में देखा होगा कि बहुत से पेशेंट जो हैं वो बाद में प्ली ले जाते, पेशेंट्स नहीं, बहुत से क्रिमिनल जिन्होंने मर्डर किया होता है या कोई सीवियर क्राइम जो है वो उन्होंने कमिट किया होता है, तो वो कहते हैं कि हमें तो जो ये तो जी बीमार है, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो इसको तो इसके जहन में तो इस तरह से जो है वो डिलीवियंस थे और किसी ने इसके जहन में ये बात डाली थी, सोच थी इसके अंदर, किसी और के ज़रिए से आई थी, कोई एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, तो इस वजह से इसने ये मर्डर किया या इसने ये वाला जो है क्राइम किया है, तो उसकी बेस पे जो है उसकी सज़ा में कमी कर ली जाती है। ये गलत तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं इस इन सिम्टम्स को यूज़ करके। जो तीसरी मोस्ट कॉमन फॉर्म है डिलीवियन ऑफ परसिक्यूशन की है वो है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पे इंडिविजुअल को ये बिलीव होता है कि उसकी जो वो बिलीव करता है कि जो उसकी थॉट्स हैं वो ना कहीं नशर की जा रही हैं, ब्रॉडकास्ट की जा रही हैं या कहीं ट्रांसमिट की जा रही हैं, दूसरे लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं, ताकि वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे लोगों तक पहुँचाई जा सके गलत तरीके से, जहाँ पे वो नहीं चाहता कि उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो ये जो डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन है उसकी ये तीन कॉमन टाइप्स जो हैं वो कॉमन फॉर्म जो है वो हमने डिस्कस की। अच्छा, दूसरा जो है यहाँ पे वो है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रैंड से है। यहाँ पे जो पेशेंट है उसको ये बिलीव होता है कि मैं जो हूँ, मतलब वो बिलीव करता है, उसका बिलीव होता है ये पक्का कि मेरे पास ना कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत है, कि पोजेशन है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत की, कोई किसी किस्म की पावर, कोई डिवाइन पावर, कोई सुपर पावर या कोई भी ऐसी पोजीशन जिसमें जो है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सके। तो मिसाल के तौर पे इसमें कुछ लोगों को ये होता है कि वो कोई प्रॉफिट हैं, कोई सेंट हैं या कोई ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, या समटाइम उनको ये होता है कि वो कोई सेलिब्रिटी हैं, मतलब बहुत कोई ऐसी बड़ी चीज़ कि जो जिसकी मदद से वो अपने आप को एक बड़ा या ग्रैंड शो कर सके। तो ये उनको लगता है हमारे अंदर ये वाली ये बिलीफ उनका होता है। जो तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इस डिल्यूजन में जो पेशेंट है उसको ये बिलीफ होता है कि जो दूसरे लोग हैं ना वो जो भी बात कर रहे हैं या जो भी कुछ कुछ आपस में मिल के भी बैठे हुए हैं, तो वो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। वो हर चीज़ को अपने रेफरेंस से देखता है कि जो भी चीज़ जो है वो हो रही है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, उसकी एक एक हरकत पे नज़र रखी जा रही है, जो भी कोई काम कर रहा है या बात कर रहा है ये उसी के हवाले से बात की जा रही है, दुनिया में और लोगों को कोई काम ही नहीं है। तो ये जो है ना मॉनिटर किया जा रहा है उसको, और उसकी जो बातें हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा रही है। जो भी चीज़ है, दो लोग आपस में कहीं खड़े बात कर रहे होंगे तो उसको होगा कि नहीं, ये जो है ना ये मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, यानी हर जो एक्सटर्नल इवेंट है उसको वो अटैच कर लेता है अपने पर्सनल सेल्फ के साथ, तो इसको कहा जाता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। जो तीसरा मेजर डिफेक्ट है या मेजर समझ लें कि वो अ, उसका सिम्टम है, तीसरा पॉजिटिव सिम्टम स्किज़ोफ्रेनिया का, वो है हेलुसिनेशन, जो कि परसेप्शन का एक मेजर डिफेक्ट है। और इसकी डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं कि इट रेफर्स टू द सेंसरी एक्सपीरियंस इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल स्टिमुलस, यानी ओरिजिनल स्टिमुलस जो है वो मौजूद नहीं है, सेंसरी एक्सपीरियंस उसके बावजूद हो रहा है, कोई चीज़ है नहीं, नज़र आ रही है, कोई आवाज़ है नहीं, सुनाई दे रही है, कोई खुशबू मौजूद नहीं है, लेकिन इंसान उसको सूंघ रहा है, खाने वाली चीज़ मुंह में नहीं है लेकिन इंसान उसका जायका महसूस कर रहा है। तो ये जो है आमतौर पे तमाम जो सेंसेस हैं उसमें मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत कॉमन देखने में आते हैं सबसे ज़्यादा वो विजुअल और ऑडिटरी हैं, यानी इंडिविजुअल को लोग नज़र आते हैं, शक्लें नज़र आती हैं,
ऐसे ऐसे लोग जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होते, उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होती, कोई बोल नहीं रहा होता लेकिन उसको, और ये आवाज़ें बाकायदा उसके साथ बातें करती हैं। जिस तरह अब छोटे बच्चों ने इमेजिनरी फ्रेंड्स नहीं बनाए होते, इस तरह इनके ये इमेजिनरी फ्रेंड्स नहीं होते, ये हकीकत में मौजूद नहीं होते, लेकिन जो स्किज़ोफ्रीनिया का पेशेंट है उसको ये आवाज़ें सुनाई भी दे रही होती हैं और ये चीज़ें दिखाई भी दे रही होती हैं, उनके लिए ये चीज़ें रियल हैं। बेशक ये एक बीमारी है और जो है वो हमें लगता है कि इंसान जो है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो हकीकत में झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन की जो केमिस्ट्री है या जो उनके न्यूरोकेमिकल्स हैं उनमें ऐसे चेंजेस आते हैं कि ये जो हेलुसिनेशंस हैं, जो विजुअल हैं, ये आवाज़ें आ रही हैं या दिखाई दे रही हैं चीज़ें, ये उनके लिए ये चीज़ें रियल होती हैं। तो अच्छा, उसके अलावा दूसरी सेंसेस में अगर आप देखें, टेक्टाइल में अगर आप देख लें तो उसमें ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चूंटियाँ चल रही हैं या कुछ चीज़ टच कर रही है। फिर उनको ऑल्फैक्टरी अगर देखें, जो सूंघने की हिस्सा है, उसके जो हेलुसिनेशन है उसमें उनको कभी कोई अच्छी स्मेल आती है, कभी कोई बुरी स्मेल आती है। अच्छा, अब ये जो हेलुसिनेशन और जो डिल्यूजन्स है ना, इनको जो पेशेंट है वो कंबाइन करके तो एक स्टोरी बना लेता है, क्योंकि जो है ना, जहाँ पे उसकी जहाँ पे जो स्पीच है वो इतनी बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज नहीं होती, वहाँ पे पेशेंट क्या करते हैं कि अपने जो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि उनके ओरिजिनल स्टिमुलस की एब्सेंस में, यानी हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जो उनके फॉल्स बिलीफ हैं, उनको मिला के तो वो एक स्टोरी बना लेते हैं कि किस तरह से जो है वो लोग उनके ख़िलाफ़ कॉन्स्पायर कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो उनको नुकसान पहुंचाना जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान जो है उसको कोई डिल्यूजन और ग्रैंडियोस है, तो वो कहेगा कि मेरे पास चूँकि एक बहुत हाई पोस्ट पे हूँ और मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल रही है, तो इस वजह से बहुत से लोग जो है वो मुझे स्पाई कर रहे हैं, मेरे पीछे हैं, मुझे मॉनिटर कर रहे हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। और ये जो डॉक्टर्स और नर्सिस हैं हॉस्पिटल के, ये भी उनके साथ मिले हुए हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है, ताकि वो सारे मिल मिला के तो उस पोस्ट से मुझे निकाल सके। तो इससे क्या है कि फिर ऐसा जो पेशेंट है वो ना तो अपने ऊपर ट्रस्ट करता है और ना ही किसी और के ऊपर ट्रस्ट करता है। तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमने पहले बात की कि स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, तो अब हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे मैंने पहले बताया कि इससे मुराद है कि कोई भी डेफिसिट्स या रिडक्शन जो कि नॉर्मल बिहेवियर के अंदर हमें देखने में आती हैं, कि नॉर्मल बिहेवियर में वो चीज़ें मौजूद हैं लेकिन पेशेंट के अंदर से वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। जैसे सबसे पहले है और मैंने ये भी बताया कि ए या एन अगर पीछे लगा दिया जाए तो वो अपोजिट के मीनिंग में चला जाता है। तो एपैथी है कि इंडिफरेंस टू ऑल मैटर्स ऑफ लाइफ। आप देखें ना, हमारी आम जिंदगी में हम अपनी सेल्फ केयर में, हम अपने खाने पीने में, हम दूसरों का ख्याल रखने में, अपने पढ़ने लिखने में, हमारी जो भी डेली रूटीन मैटर्स हैं उनमें हम इंटरेस्ट लेते हैं। और हमें पता होता है अच्छा अब हम कपड़े बना रहे हैं, अब हम जूते ले रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं, अब कोई बंदा बीमार है घर में, उसकी हम जो है हम केयर कर रहे हैं, अगर हमें खुद कोई मसला है तो हम अपनी केयर कर रहे हैं। तो ये सारी सिंपथी या एम्पथी के अंदर ये चीज़ें आती हैं। लेकिन एपैथी जो है वो उसका उलट है। इसमें इंडिविजुअल जो है उसको किसी भी किस्म की किसी चीज़ के साथ, किसी ज़िंदगी के मैटर के साथ कोई ना तो इंटरेस्ट होता है, कोई उसके अंदर दिलचस्पी नहीं होती, और वो किसी चीज़ इवन कि अपनी हेल्थ, अपनी जो है वो सेल्फ केयर, उसके अंदर भी वो उसका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जैसे शुरू में आप याद करें ना, तो हम बात की थी कि जो रियलिटी है उसके साथ उसका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो है वो है एलोगिया। एलोगिया को हम पॉवर्टी ऑफ स्पीच भी कहते हैं, यानी जो इंसान है उसकी जो अमाउंट ऑफ स्पीच है वो इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन उसमें देखने में आती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान, पहले मैंने बताया ना इसका ऑनसेट आमतौर पे अर्ली एडल्टहुड के अंदर होता है। तो उससे पहले इंसान जो है वो हंस रहा है, बोल रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन एकदम से वो बोलना बंद कर देता है। जैसे एक इंसान जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था, अब दो चार जुमले बोल रहा है, और जो पहले ही कम बोलता था वो एक या दो अल्फाज पे आ गया। तो एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन जो है वो स्पीच के अंदर नज़र आती है इसकी स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में। फिर जो तीसरा है एनहिडोनिया, कि ये इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, किसी भी किस्म की जो खुशी है वो इंडिविजुअल या जो पेशेंट है वो फील करने के काबिल नहीं रहता। ना उसको किसी गेम में खुशी मिलती है, ना उसको खाने पीने में खुशी मिलती है, ना लोगों से मिलने में खुशी मिलती है। कोई ऐसी चीज़ जो है उसके लिए, कोई एक्टिविटी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो है, जो पहले उस जिसमें वो खुश होता था, या नॉर्मली जो लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेके खुश होते हैं, वो उसको खुशी नहीं देती।
चौथी जो नेगेटिव सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया की वो है एसोशियलिटी। इसका मतलब है कि मार्क्ड रिडक्शन इन सोशल इंटरेक्शन। लोगों से मिलना जुलना जो है पहले मिल रहा था, उसके फ्रेंड्स भी थे, सारा कुछ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ देता है। उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता दूसरे लोगों से मिलने में, दूसरे लोगों से बात करने में। तो इस वजह से जो है वो ऐसी कोई सोशल एक्टिविटीज़ में या किसी गैदरिंग्स में या हिस्सा नहीं लेते, और इसी वजह से उनकी जो सोशल स्किल्स हैं वो भी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। फिर फ्लैट इफेक्ट है कि किसी भी हमारा जो इमोशंस के अंदर ख़राबी आती है, तो ये है कि लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। ऐसे लोग जो है वो किसी भी किस्म का इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो देने से कासिर होते हैं। अपने खुशी हो, गम हो, फियर हो, किसी भी किस्म के एक्सप्रेशन को वो जाहिर नहीं कर पाते। तो जो है वो ये उसके नेगेटिव सिम्टम्स थे। और जब हम देखते हैं इस तरह का, मैंने अपने, चूँकि मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं मेडिसिन रेफ़र नहीं कर सकती। जो स्किज़ोफ्रेनिया की फ़र्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है ना, वो मेडिकेशन है। तो मेरे पास अगर इस तरह के कोई पेशेंट आते हैं ना, तो मैं उसको रेफ़र कर देती हूँ साइकेट्रिस्ट के पास, क्योंकि जब तक मेडिकेशन नहीं होगी तब तक इसकी हम साइकोथेरेपी स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, अवेयरनेस दे दी जाती है कि आपको या जिसके साथ आप जो साथ अटेंडेंट आया होता है उसको बता दिया जाता है कि आपके जो पेशेंट है उसको ये वाली बीमारी है, इस ये नज़र आ रही है, तो आप जाएं और जाके इसको साइकेट्रिस्ट से डायग्नोस भी कराएं और जो है ना प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट मेडिकेशन शुरू करवाएं। तो नेगेटिव सिम्टम जो हैं वो जो इसकी जो पहली स्टेज है ना स्किज़ोफ्रेनिया की, उसमें सबसे पहले जिसको हम प्रोड्रोमल फेज़ कहते हैं, इसमें नेगेटिव सिम्टम्स देखने में आती हैं। अच्छा, एक मैं आपको अपने पेशेंट की बात बताने लगी थी कि वो एक आया और ना मतलब आके वो मेरे पास बैठा है, तो मुझे ऐसे लगे कि जैसे वो मुझे स्टेयर कर रहा है, और वो उसको घर में उस बेचारे को उसकी फैमिली ने मारा कि ये हमारी औरतों को जो है वो इस तरह से घूरता है। हालांकि वो उस बेचारे के नेगेटिव सिम्टम्स थे, वो फ्लैट इफेक्ट की एक सिम्टम थी कि उसका चेहरा बिल्कुल फ्लैट था, फिर उसको आवाज़ें आती थी, और वो, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये तो जो है ना इसकी जो स्किज़ोफ्रेनिया का है ना ऑनसेट इसका हो रहा है, क्योंकि एज भी उसकी तकरीबन वही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है हमारी ट्रेनिंग हमें बताती है और जिसकी बेस पे हम देखते हैं। तो जो है वो प्रोड्रोमल फेज़ में नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं। उसके बाद फिर एक फेज़ आती है जिसको हम एक्टिव फेज़ कहते हैं। एक्टिव फेज़ के अंदर फिर पॉजिटिव सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो प्रोड्रोमल फेज़ में थी, लोगों से मिलना जुलना जो है बहुत कम हो जाता है, जॉब पे नहीं जाना, काम पे नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना। और उसके बाद एक्टिव फेज़ में पॉजिटिव सिम्टम यानी हेलुसिनेशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं, स्पीच भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, रियलिटी के साथ कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अगर इस एक्टिव फेज़ का जो है वो प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन के साथ इलाज हो जाए, तो उसके बाद जो तीसरी इसकी फेज़ आती है ना, उसको कहते हैं रेजिडुअल फेज़। ये वो, यानी रेजिडुअल का मतलब होता है बची खुची जो बीमारी, कि इसमें वो सिम्टम्स हैं जो कि फुल ब्लूम नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो मेडिकेशन के बाद और इलाज के बाद जो है वो कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अब कोई थोड़ी बहुत सिम्टम है, कभी कोई उसको हेलुसिनेशन, कोई आवाज़ सुनाई दे जाती है या कोई चीज़ दिखाई दी जाती है, तो इसमें भी आमतौर पे जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स देखने में आती हैं। एक्टिव फेज़ के अंदर वाली पॉजिटिव सिम्टम्स इसमें कम होती हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस के लिए कम से कम ये जो पूरा इसकी तो जो 3 स्टेजेस हैं, इनको 6 मंथ्स का एक पूरा ड्यूरेशन चाहिए। तो उसके बाद उसको जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस किया जाता है, और उन 6 मंथ्स में भी एटलीस्ट जो 1 मंथ है ना, वो एक्टिव फेज़ का होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है स्किज़ोफ्रेनिया को हम डायग्नोस नहीं कर सकते। अगर हम जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया की कॉजेज़ को देखें, तो उसमें हम सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये हेरिडिटी में इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। हेरिडिटी में आता है जो फर्स्ट हैंड रिलेटिव्स हैं, जो फर्स्ट लाइन रिलेटिव्स हैं उसके इनहेरिटेड फ्रॉम फैमिली। फर्स्ट ग्रेड रिलेटिव या जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, खूनी रिश्ते जो होते हैं, उनके अंदर इसकी रन करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, फैमिलीज़ में रन करता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक जो बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेसर्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी ज़िंदगी में वन बाय वन जो है ना वो स्ट्रेसर्स आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, और हल नहीं हो पाते। या तो उनके अंदर इतनी कोपिंग एबिलिटी नहीं होती, या जो है वो
उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो स्ट्रेसर्स इन लाइफ जो है वो और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ मिलके इस बीमारी का रीज़न बनते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके एक और रिसर्च के मुताबिक जो ऐसे जो ये इसको हम उसकी कॉज तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि सुइसाइड का रेट जो है ना वो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये हमारा था कि स्किज़ोफ्रेनिया का एक डिटेल में हमने जो है वो सारा इसकी स्टडी की कि इसके कैसे, ये होता क्या है, और इसके जो है शुरू में इसकी जो टर्म है वो कैसे बनी, और इसकी जो है वो सिम्टम्स क्या हैं, नेगेटिव कौन सी हैं और पॉजिटिव कौन सी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ेंगे, जो कि DSM-4 के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। उसकी जो है वो 5 टाइप्स जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो आज तक के लिए हम इतना यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको ये हेल्प करेगा। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।